हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं विद्यासागर सेट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। किसका? तो इकोनॉमिक्स का। इसके पहले प्यारे बच्चे, अगर जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं ज्योग्राफी का और इतिहास का और भूगोल का, तो वो वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि सेट बी का पूरा के पूरा उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उससे अच्छा प्यारे बच्चे की प्ले लिस्ट में जाकर आप प्ले लिस्ट से सारे वीडियो को देख सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी का। इसमें अर्थशास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, जिसमें टोटल के टोटल आपका होने वाला है 6 प्रश्न। 4 प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चे आपका लघु का, और 2 प्रश्न होने वाला है आपका दीर्घ का। 4 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न बनाना है, ये सारे इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो चैनल को अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो देखने से पहले प्यारे बच्चे आप लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इससे पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे, इसमें प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? उत्तर एकदम सटीक और सरल भाषा में बिल्कुल इस प्रकार से लिखेंगे। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में किसी वर्ष विशेष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मूल्य का योग होता है। अर्थात जब किसी राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों का उपयोग श्रम एवं पूंजी के द्वारा कर मूल्य के रूप में आंकी जा सकने वाली भौतिक वस्तुओं एवं अभौतिक सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तब एक वर्ष में उत्पादित हुई ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल उस राष्ट्र की आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी देश के कुल जो हो गया आपका, वो कुल उत्पादित वस्तुओं का और सेवाओं का जो मूल्यों का योग होगा, उसे राष्ट्रीय आय कहेंगे शॉर्ट में। इसके बाद लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, है ना। प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया? इसमें प्रति व्यक्ति आय का आकलन कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को भाग देकर किया जाता है। साफ शब्दों में जान लीजिए कि देश की कुल जनसंख्या के कुल राष्ट्रीय आय से डिवाइड कर देंगे, कुल राष्ट्रीय आय में डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या को। जैसे मान के चलते हैं कि देश में राष्ट्रीय आय है, टोटल आपका जीडीपी है कितना प्यारे बच्चे? तो 300। कितना? 300। और जनसंख्या कितना है? 100। तो कुल राष्ट्रीय आय उसमें से भागा देंगे देश की कुल जनसंख्या से, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यानी 3 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकल कर आवेगा। इसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस प्रकार से डिफिनेशन क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए हम लोग का है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, कहता है मुद्रा के उद्भव में उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ? मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ता को क्या लाभ होता है? कहता है मुद्रा के उद्भव से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार उसे खर्च कर सकता है। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति ऐसे रूप में होती है जिसका हम जिस प्रकार चाहें उस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। यह उपभोक्ता को अपनी स्वामित्व आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। कहता है कि मुद्रा को हम जिस रूप में चाहे उस रूप में अपने सुविधा के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, सारे सामान खरीद सकते हैं। मुद्रा इतना महत्वपूर्ण है और इसका अनेकों लाभ है, जैसे कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर से पता चल गया होगा। तीसरा प्रश्न है, व्यवसायिक बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य बताइए। व्यवसायिक बैंक से संबंधित जितना एजेंसी है उसका कार्य बताने हैं, तो कार्य लिखेंगे। देखिए कार्य आपके सामने एकदम बिल्कुल ऐसा लिख कर लाए हैं प्यारे बच्चे। व्यवसायिक बैंक एजेंसी के रूप में निम्न कार्य करते हैं। कौन कौन? तो पहला, ब्याज तथा लाभांश का संकलन एवं वितरण करना। दूसरा, ब्याज, ऋण के किस्त, बीमा के किस्त का भुगतान करना। तीसरा, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। प्रतिभूतियों का क्या करना? क्रय विक्रय करना। इसके बाद चौथा लिखेंगे चेक, बिल, ओवरड्राफ्ट का संकलन करना इत्यादि। यह हो गया आपका तीसरा प्रश्न। लघु का एक लास्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, जिसका पूछा गया प्रश्न उदारीकरण को परिभाषित करें। कहता है प्रायः सरकारें विदेश व्यापार पर कई प्रकार के नियंत्रण या प्रतिबंध लगा देती है। उदारीकरण का अभिप्राय औद्योगिक क्रियाओं के
संचालन में निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा जो होता है से सरकारें विदेशी व्यापार पर कई तरह के नियंत्रण और प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन उदारीकरण का यह होता है काम कि उस औद्योगिक के किरायों को संचालन में एवं निजी को अधिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, यानी छूट दिया जाए, उसी को कहते हैं उदारीकरण। ये 4 प्रश्न था आपका लघु का, जिसमें से 2 प्रश्न का आंसर देना है। 2 प्रश्न आपका, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 4 नंबर का हो गया आपका। क्लियर प्यारे बच्चे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इस आपका पहला प्रश्न है, कहता है बिहार राज्य के प्रमुख संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के विषय में संक्षेप बताइए। तो बताते हैं, ये रहा है आपका यहाँ पे राज्य स्तरीय संस्थागत के अंतर्गत वैसे संस्थाएं आते हैं जो राज्य स्तर पर विकासात्मक कार्य करे, यानी विकास के लिए काम करे। ये ऋण उपलब्ध कराकर राज्य में साख का नियंत्रण करते हैं। कुछ प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थाएं के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, सहकारी बैंक। कौन सा बच्चों? सहकारी बैंक लिखेंगे आपका, इसमें लिखेंगे सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाई गई है। सहकारी समितियां के अधिनियमों द्वारा की गई है। भारत में सहकारी बैंक भी बैंक के आधारभूत कार्यों को पूरा करते हैं। वस्तुतः भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरीय वाला है। राज्य सरकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद जिला सहकारी बैंक होता है जो जिला स्तर पर कार्य करती है। तीसरा होता है प्यारे बच्चे आपका प्राथमिक ऋण समितियां का जो ग्रामीण स्तर पर काम करती है। इस प्रकार से सहकारी में 3 क्षेत्र में बैंक होता है, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और आपका लोकल, यानी प्राथमिक ऋण यानी गांव का कह सकते हो उसको ग्रामीण स्तरीय। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है आपका उसी में केंद्रीय सहकारी बैंक। कहता है इस संस्था का कार्य एक जिले तक ही सीमित रहता है। सहकारी बैंकों की सदस्यता सिर्फ सहकारी समितियों को ही प्राप्त होती है। भारत के समस्त राज्यों में इस प्रकार की संस्था है। यह बैंक सहकारी साख समितियां को आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करते हैं, जिससे कि ये समितियां कृषकों तथा अन्य सदस्यों को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सके। क्लियर है ना प्यारे बच्चे। इसके बाद देखते हैं तीसरा, 4 पूछा है इसमें तो 4 के बारे में बताएंगे। तीसरा है आपका इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस बैंक की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है जहां पर बैंक सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस बैंकों का मूल्य उद्देश्य समाज के उन कमजोर वर्गों के लोगों को रियायत देना है, रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध करना है। रियायती दर का मतलब होता है कम पैसा देंगे लेकिन उसका जो सूद होता है, जिसको ब्याज बोलते हैं, जिसका इंटरेस्ट बोलते हैं, वो कम लेंगे। इनका एक उद्देश्य ग्रामीण बचत को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में क्या करना है, लगाना भी है। इस प्रकार से आपका क्षेत्रीय बैंक का काम है। चौथा है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड है ना। कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। यह केंद्र सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त बॉन्ड तथा ऋण जारी करके भी संसाधन जुट सकता है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय ग्रामीण साख निधि के संसाधनों का भी प्रयोग करता है। इस प्रकार से लिखेंगे। पांचवा है आपका भूमिगत यानी भूमि विकास बैंक। किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई है। किसानों के लिए ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुरानो ऋण भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। भूमि विकास बैंक किसानों की अचल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करता है। अचल संपत्ति को देकर और उससे क्या करता है, पैसा देता है भूमि विकास बैंक। साधारणतः प्रतिभूति के मूल्य का 50% दिया जाता है। इस प्रकार से लिख देंगे
क्लियर हो गया है एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका दीर्घ प्यारे स्टूडेंट, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे। इसके अंतर्गत जो त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है वह इस प्रकार से है। पहला राष्ट्रीय आय, दूसरा राज्य स्तरीय, तीसरा जिला स्तरीय। पहला देख लेते हैं राष्ट्रीय। कहता है इसमें यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। यह उन मामलों पर सीधी सुनवाई करती है जो 1 करोड़ से अधिक का हो। राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक पर क्या करता है, सुनवाई करता है। दूसरा है राष्ट्रीय राज्य स्तरीय आयोग, यह प्रत्येक राज्य में स्थगित होता है, स्थगित होगा यहाँ पे। यह 20 लाख से 1 करोड़ तक के दावे को सीधी तरह से सुनवाई करता है। तीसरा है आपका इसमें जिला स्तर पर जिला आयोग या फोरम, इसकी व्यवस्था प्रत्येक जिला में की गई है जो 20 लाख रुपए से कम के मामले को सुनवाई करता है। इसी में लिखेंगे आप लोग थोड़ा सा पॉइंट, यदि किसी स्थिति में कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय आयोग के फैसले से के 30 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील कर सकता है, उसकी सुनवाई सुनी जाएगी। यह था आपका अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न जो विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी का था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चे। आराम से तैयारी हो गई है, आपको बढ़िया से मेहनत करके और पढ़ लीजिए और अच्छा खासा नंबर उठाइए आप लोग बिहार बोर्ड में। चलिए वीडियो को शेयर कर लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलिए एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।